और अब आप देखेंगे प्राइम एट 4 शाम 4 बजे ही प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स की ऑप्टिमम डोज आपके सामने। प्राइम एट 4 में आज क्या क्या है, सबसे पहले मेन्यू आपके सामने रख रहा हूं। सीएए के बाद क्या है पीएम मोदी का अगला कमिटमेंट, आज होगा प्राइम एट 4 में आपके सामने। सीएए विरोधी बयान पर सियासी घमासान किसने की, केजरीवाल से माफी की मांग, यह भी आपके सामने होगा। आपको बताएंगे सीएम योगी की वार्निंग क्या है, नेक्स्ट फायर कीजिए। सीएम योगी की वार्निंग, माफिया नहीं बचेंगे, यूपी राज यमराज वाला उपचार क्या है, ये पूरी खबर आपके सामने। और साथ में ये खबर भी बड़ी अहम, योगी राज में कैसे होगा माफियाओं का यमराज वाला उपचार के बाद आप ये भी देखेंगे ईडी नहीं छोड़ेगी। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का एक्शन भी आपके सामने होगा प्राइम एट 4 में। और संदेशखाली में ईडी की 4 जगहों पर छापेमारी हुई है। ईडी के साथ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात रही। शाहजहां शेख से जुड़े करीबियों पर छापेमारी हुई। शाहजहां शेख के करीब रिंतु मोल्ला पर रेड हुई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने की छापेमारी। शाहजहां शेख से जुड़े हुए लोगों पर यह छापेमारी चल रही है। शाहजहां शेख के करीबी रिंतु मोल्ला पर रेड हुई। यहां तस्वीरें आपके सामने, ईडी की बड़ी छापेमारी। चप्पे चप्पे पर इस दौरान पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात रही। शाहजहां के करीबी इस समय टारगेट पर हैं। और अब इस पूरी कार्रवाई के बाद संदेशखाली के पीड़ितों में इंसाफ की उम्मीद जगी है। शाहजहां शेख अंदर है, लेकिन ईडी भ्रष्टाचार के सबूत खंगाल रही है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाता हूं। असल में राशन घोटाला और जमीन कब्जाने के 2 मामलों में ईडी एक्शन में है। ममता के करीबी शाहजहां शेख पर राशन वितरण घोटाले का आरोप है। यह घोटाला करीब 1000 करोड़ का बताया जा रहा है। शेख पर सरकारी रेट में अनाज खरीदकर बाजार भाव में उसे बेच देने का आरोप है। वहीं शेख पर लोगों की जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप भी है। विरोध करने वाले लोगों ने शेख पर पिटाई का आरोप भी लगाया है। और इस पूरे खेल में पुलिस और प्रशासन भी कटघरे में खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर शेख शाहजहां किसी एक अपराध में लिप्त नहीं रहा है। शेख शाहजहां के काले कारनामों की लिस्ट लंबी है, अलग अलग तरह के काले कारनामे। मुलायम कुनबे के करीबी पर ईडी एक्शन की खबर आपके सामने रख रहा हूं। समाजवादी नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापे। यूपी से लेकर दिल्ली और मुंबई में 13 जगहों पर छापे मारे गए हैं। लखनऊ में ओमेक्स साइट्स बिल्डिंग के दफ्तर में छापा मारा गया है। लखनऊ के हैवलॉक इलाके में भी दफ्तर में रेड की गई है। खनन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की रेड हुई है। मुलायम कुनबे के करीबी और समाजवादी सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के खिलाफ खनन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी सोर्सेस के हवाले से यह खबर। गायत्री प्रजापति के करीबियों पर भी ईडी का एक्शन चल रहा है। गायत्री की महिला मित्र गुड्डा देवी के घर पर रेड हुई है। गुड्डा देवी के घर की अलमारियों का ताला नहीं खुला। ईडी की टीम ताला खोलने के लिए मिस्त्री को लेकर पहुंची है। गुड्डा देवी के घर की अलमारियों को खुलवाने के लिए ईडी अपने साथ यूसुफ अली नाम के मिस्त्री को लेकर गई है। ईडी के सोर्सेस के मुताबिक गुड्डा देवी की अलमारियों में गायत्री प्रजापति के भ्रष्टाचार के कई सबूत बंद हो सकते हैं। और प्राइम एट 4 में आगे आपको दिखाऊंगा अमेरिका में किसने मचाया बवंडर। लेकिन पहले देखिए नकल माफियाओं को सीएम योगी ने कैसे दी आखिरी चेतावनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नकल माफियाओं से सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे लोग कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें हम ढूंढ कर निकाल लेंगे। न कोई सिफारिश, न कहीं से कोई हस्तक्षेप। और जहां पर जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। कांग्रेस में रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट को लेकर असमंजस बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गांधी परिवार रायबरेली अमेठी सीट से पीछे नहीं हटना चाहता है। कांग्रेस को लगता है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मैदान में कूदेंगे तो संसद में गांधी परिवार के 3 सदस्य हो सकते हैं और जनता के बीच इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में गृह मंत्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया और बताया कि यूपी में 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए विस्तार से चर्चा हुई। बदायूं से टिकट मिलने के बाद आज पहली बार शिवपाल यादव बदायूं पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि मैं इस बार बदायूं से जरूर जीतूंगा।
पार्टी का आदेश मिला, तो मैं जा रहा हूँ, जनसंपर्क करूंगा और बदायूं की सीट को जीत के आऊंगा। बिहार की नीतीश कुमार सरकार का कैबिनेट विस्तार आज टल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी मंत्रियों की लिस्ट फाइनल नहीं होने की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार को टाला जा सकता है। आज शाम 5 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना था। और सीएए को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने रखता हूं। सीएम केजरीवाल के आवास पर शरणार्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने किया प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के बयान से नाराज हैं शरणार्थी। केजरीवाल ने शरणार्थियों को खतरा बताया था। शरणार्थियों की मांग है कि माफी मांगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, शरणार्थियों का कहना यह है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा और पाकिस्तान से आए हुए लोगों को यहाँ हम नागरिक बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आप सोचिए, आपके घर के सामने वो रहेंगे, आप कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उनकी ये बात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब देखिए, वो शरणार्थी जिनके लिए नागरिकता का रास्ता साफ हो रहा है सीएए के बाद, उनका प्रदर्शन केजरीवाल के घर के सामने। हमें इतना दुख हुआ है, जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये हमारी बच्चियों बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था, उससे भी ज्यादा दुख हुआ जो कल उसने हमें चोर, हमें घुसपैठिया, हम क्या घुसपैठिया नजर आ रहे हैं उनको? अगर घुसपैठिया हम होते तो ऐश करते। रोहिंग्या मुसलमान रह रहे उनके बारे में नहीं बोलते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान रहते उनके बारे में नहीं बोलते हैं। केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की साइन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा हमारा हकूक, हमारा हक क्यों छीन रहा है? केजरीवाल माफी मांग लो बस। और सीएए को लेकर आज गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोला और साफ शब्दों में कहा कि सीएए वापस नहीं होने वाला। सीएए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे मेरी सरकार का फैसला ऐसी है, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे कि क्यों विरोध में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है। तो ये तमाम बड़े नेता जो विरोध कर रहे हैं, अमित शाह ने ये कहा कि समझिए तो पहले कि सही ये कानून क्या है। अरविंद केजरीवाल को तो ये पता भी नहीं है कि वो यहाँ आकर रह रहे हैं, उनको सिर्फ उनके अधिकार दिए जाने की बात है। राहुल गांधी को जो आपत्ति आए इस कमरे में समझाएं और ममता बनर्जी एक धारा बताएं जो लोगों से उनके नागरिकता के अधिकार को छीनने की बात करता हो। इसलिए बहुत सारा भ्रम है और आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि सीएए को लेकर भ्रम क्या फैलाया जा रहा है और हकीकत क्या है। सबसे पहला भ्रम और उसके साथ हकीकत भी आपको बताता हूं। सबसे पहला भ्रम यह है कि देश के मुसलमानों के ये खिलाफ है। सच्चाई यह है कि 3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए कानून बना है, देश के मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो यहां का नागरिक है वो यहां का नागरिक है, ये कानून उससे नागरिकता नहीं छीनता। दूसरा भ्रम यह है कि मुसलमानों की नागरिकता छीनने की तैयारी की जा रही है। इसका सच यह है कि भारतीयों की नागरिकता से कोई इसका संबंध नहीं है। तीसरा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जाएगा। सच यह है कि 3 देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, और 3 देश आप जानते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहां अल्पसंख्यक कौन है? या तो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, या सिख अल्पसंख्यक हैं, या पारसी अल्पसंख्यक हैं, जैन अल्पसंख्यक हैं। इनके अधिकारों की बात करता है। अगर ये यहां पर आकर रह रहे हैं तो इनको यहां का नागरिक बनाया जाए, ये बात की जाती है। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के संदर्भ में, उनका हक छीनने के संदर्भ में इसमें कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीएए को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए और इस कानून को देश की सुरक्षा के खिलाफ एक बार फिर से करार दे दिया। अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा।
पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए ये? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? पूरे देश में कहां कहां आपने रोहिंग्यों को बसा रखा है? और अब चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। प्राइम एट 4 देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर दी गई है। कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई है। 2 चरणों में एक देश का एक चुनाव लागू करने की बात की गई है। 18,000 पेज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है। रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। आप जानते हैं देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं कोविंद साहब, और कोविंद साहब ने अपनी अध्यक्षता में इसका निर्माण किया। 8,000 पेजेस की ये रिपोर्ट है। हालांकि इसको लेकर विरोध भी करने वाले कर रहे हैं, लेकिन पूरे अध्ययन के बाद एक देश में चुनाव कैसे हो, 2 चरणों में इसको कैसे संपन्न किया जा सकता है, इस बारे में किस आधार पर यह किया जाना चाहिए और कैसे होगा। अब ये जो कमेटी है, ये अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कह रही है उसके सेलिएंट फीचर्स में आपको बता रहा हूं, उसकी अहम बातें समझ लीजिए। रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा समेत सभी चुनाव एक साथ कराने के बारे में बात की गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ में होंगे। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनावों की सिफारिश, मतलब पहला चरण जो है वो लोकसभा और राज्य विधानसभा, दूसरे चरण में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव, आम चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय चुनाव कराने की बात की गई है। लोकसभा कार्यकाल खत्म होने पर सभी चुनाव एक साथ कराने की बात की गई है। त्रिशंकु स्थिति होने पर, अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थितियों में नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। सिंगल वोटर लिस्ट और कई और कार्ड तैयार करने की बात भी इस रिपोर्ट में है। सिंगल वोटर लिस्ट और कार्ड तैयार करने के बारे में भी इसमें कहा गया है। तो 2 चरणों में चुनाव कैसे होंगे, किसके बाद क्या होगा, ये इसका सेलिएंट फीचर। और अब आपको बताते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन असल में यह क्या कहता है। 1 नेशन और 1 इलेक्शन, दरअसल 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करके सरकार देश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है, और इससे अब फायदा क्या होने वाला है उसको भी जान लेना चाहिए। इससे बार बार चुनाव में होने वाला जो खर्च है वो सीधे सीधे बचेगा, और इससे देश में विकास को रफ्तार देने के संदर्भ में और ज्यादा पैसा उधर लगाया जा सकेगा, और जाहिर है इससे डेवलपमेंट के काम और तेज होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। मोदी सरकार का कहना है कि इससे चुनाव का खर्च कम होगा, लेकिन विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इससे वोटर स्थानीय नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देंगे। सरकार का तर्क है कि इससे विकास के काम नहीं रुकेंगे। क्यों बार बार चुनाव आचार संहिता से विकास के काम में ब्रेक लगाया जाए? जबकि विपक्ष का कहना है कि इससे एक ही पार्टी को फायदा होता रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे चुनाव आयोग पर बोझ कम पड़ेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से ज्यादा ईवीएम मशीन की जरूरत पड़ेगी, और इस तरीके से खर्चा रुकेगा कैसे, इससे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और भाई ईवीएम कम है देश में, और जब ये एक साथ इतने सारे चुनाव कराने पड़ेंगे तो एक साथ बहुत सारी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी आपको बता दें, जिसमें सियासी खींचतान चल रही है। नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कांग्रेस का विरोध। ईसी के ऐलान से पहले अधीर रंजन चौधरी ने नाम बताए, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम बताए। अधीर रंजन ने ये नाम तय पाए। अधीर रंजन चौधरी ने चयन पर सवाल उठाए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, और बैठक में ये नाम तय हुए। अधीर रंजन का कहना है ये व्यक्ति कहीं भी पद पर बैठ सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि किसी के साथ हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो प्रोसीड्यूरल जो लकूना है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो होना ही है। पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहिए वही होगी। और नए चुनाव आयुक्तों को लेकर जिन 2 नाम के फाइनल हो जाने की बात कही जा रही है, ग्राफिक्स के जरिए उनकी प्रोफाइल पर भी एक निगाह डाल लीजिए। सुखबीर सिंह संधू, ये एक नाम लिया गया है। सुखबीर सिंह संधू 1998 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, और ज्ञानेश संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं। इन्हीं 2 के बारे में अभी आप सुन रहे थे। अधीर रंजन का कहना है कि मैं प्रोसीजरल जो इसमें जो पेच है उनसे हमको समस्या है। हालांकि उन्हें इन नामों के बारे में
उन्होंने आपको स्पष्ट तौर पे बता दिया। और अब अगली अहम खबर की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। सीएम योगी का माफिया को अल्टीमेटम देखने को मिला है। यूपी में माफियाओं की नहीं चलेगी। सीएम योगी ने कहा है यूपी में माफियाओं पर लगने वाला अंकुश आने वाले दिनों में और कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। छेड़छाड़ किया तो यमराज इलाज कर देगा। 2017 के बाद से माफिया डरे हुए हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा। छेड़छाड़ की घटनाओं के संदर्भ में कई बार योगी अपनी नाखुशी जाहिर कर चुके हैं और यह कहा है उन्होंने एक बार फिर से कि यमराज इलाज कर देगा। सीएम योगी का आपराधिक मनोवृत्ति वाले लोगों को अल्टीमेटम। और प्राइम @4 में आगे आप देखने वाले हैं संदेश खाली में ईडी का एक्शन। लेकिन पहले देखिए फिल्मी अंदाज में कहां हुई 5 लाख की लूट। कटनी में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में 5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि बाइक सवार बदमाश पलक झपकते ही एक युवक से बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। लूट के बाद परेशान नौजवान के आसपास मौजूद लोगों से बहस हो गई। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के कटनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जीआरपी थाने में दुर्लभ प्रजाति का सांप घुस गया। सांप को देखते ही थाना प्रभारी समेत पूरा स्टाफ थाने के बाहर आ गया। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। घंटों की मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू करने में सफलता मिली। ग्वालियर के बिजौली थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 जुआरी पकड़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों में भिंड कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा और एक पत्रकार भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता के दफ्तर में ही जुआ खेला जा रहा था। पुलिस के एक्शन के दौरान 3 जुआरी मौके से फरार हो गए। देश भर में चल रहे जमीयत उलेमाए हिंद ओपन स्कूल पर एनसीपीसीआर ने कार्रवाई की बात कही है। एनसीपीसीआर ने इसे लेकर एनआईओएस को चिट्ठी भी लिखी है। एनसीपीसीआर ने कहा है कि जमीयत के ओपन स्कूल में चल रहे कोर्स को बंद किया जाए, साथ ही इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजा जाए। एनसीपीसीआर ने विदेशी फंडिंग का आरोप भी लगाया है। दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर एक बार फिर सुनवाई टल गई है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद की जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई होगी। और अगली खबर पंजाब से। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। आम आदमी पार्टी ने जारी की कुल 8 उम्मीदवारों की फहरिस्त। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के 5 कैबिनेट मंत्रियों को दिया है टिकट। जालंधर से मौजूदा सांसद सुशील रिंकू उम्मीदवार हैं। अमृतसर से कुलदीप सिंह धारीवाल मैदान में हैं।